नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सफल 2.0 में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं सीयूईटी के लिए। और सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम जो आपको एडमिशन दिलाएगा आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में। और मैं देवेंद्र आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा था कुछ पार्ट नेशनल इनकम का, जिसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने समझा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें बता दी गई थी। और उसके बाद हमने समझा था टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है, और उसके बाद हमने समझा था कंजम्पशन गुड्स के बारे में या फिर टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जिनको हमने लास्ट क्लास में शुरू तो किया था लेकिन ये पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका ये बेसिक एग्रीगेट्स क्या क्या होते हैं नेशनल इनकम के। और उसके साथ साथ आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि काफी ज्यादा आपके लिए आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं मत जाएगा, आराम से अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, चीज़ों को जॉट डाउन कीजिए और इसके साथ साथ अपनी जो नोट्स आपने बनाए हैं अब तक उनका बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, और जितने भी आपके जो सीयूटी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको एक बार उठाइए और वहाँ से चेक कीजिए कि हमारे एग्ज़ाम के लिए किस तरह की हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप बहुत अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अंजाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज बात करते हैं हम लोग क्या होते हैं आपके बेसिक एग्रीगेट्स। तो देखो लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था जीडीपी एमपी क्या होता है ना। कुल मिला के आपके 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के। ठीक है, जीडीपी एट एमपी, उसके बाद आता है आपका जीडीपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद आता है आपका एनडीपी एमपी, फिर उसके बाद आता है आपका एनडीपी एफसी और डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर इन 4 एग्रीगेट्स के जरिए डोमेस्टिक इनकम क्या होती है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जो आपका 4th एग्रीगेट है, वो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। ठीक है, इनका जो डेरिवेशन है वो कैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है ये डेरिवेशन अलग अलग एग्रीगेट्स का। फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे जी एन पी एम पी क्या होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे जी एन पी एफ सी क्या होता है, और उसके बाद एन एन पी एम पी, और लास्ट में हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक है, तो ये 8 एग्रीगेट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है। ठीक है, मैं आपको जो फॉर्मूलेज बताऊंगा वो फॉर्मूलेज आपको अच्छे से समझने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको एक फॉर्मूला दिया गया होता है, दूसरा हमको क्या करना है वहां से डराइव करना है। ठीक है, कोई हमको डेरिवेशन यहाँ पर पूछा गया है, तो जब तक आपको बेसिक तरीका नहीं मालूम होगा, फंडामेंटल्स नहीं आपको क्लियर होंगे कि हम कैसे किस फॉर्मूले तक पहुंचते हैं, तब तक आप कभी भी ये फॉर्मूलों को ड्राइव नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज़ों को पहले समझें, बेसिक्स समझें, और उसके बाद अलग अलग फॉर्मूले को आप आसानी से ड्राइव कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, और मैंने आपको यहां पर बताया था कि जो कुछ भी आपका ग्रॉस मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है, मतलब जो कुछ भी आपने अपने कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया है एक साल में, वो क्या है, वो आपका हो जाता है जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू याद रखिएगा, यहाँ क्या बात की जा रही है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या मैंने बोला कि जितना भी प्रोडक्शन आपके कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है एक साल के दौरान, ठीक है, चाहे वो आपका गुड्स एंड हो चाहे वो आपका सर्विसेज हो, तो ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको गौर करने वाली बात है या फिर जो अपने एग्जाम के लिए याद रखना है वो है आपका, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, ग्रॉस मतलब टोटल की बात की जा रही है, यहाँ पर आपका कभी भी डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया गया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन या डेप नॉट इंक्लूडेड आप इसमें लिखोगे। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज यहाँ पर। और जब मार्केट वैल्यू की बात की जाती है तो उसको आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो यहाँ पर जोड़े हुए हैं, उनको भी माइनस नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है या फिर जो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनको यहाँ पर कभी शामिल नहीं करेंगे हम लोग, हम केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अच्छे खास तरीके से बहुत अच्छे से समझ लिया था लास्ट क्लास में।
तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात अगर हमने करें तो हम फिर फाइंड आउट करते हैं जीडीपी एफसी क्या होता है। ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया एमपी और अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एफसी। ठीक है, दोनों का अलग अलग मतलब होता है, बहुत जरूरी है आपको जानना। जब हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की तो उसका मतलब होता है कोई भी वो प्राइस जिस प्राइस पर कोई कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल है आपके खरीदने के लिए, वो क्या है, उसका मार्केट प्राइस है। ठीक है, क्या है वो, मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, फैक्टर कॉस्ट वो आपका कॉस्ट है जो कि आई है उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। अभी जो आपका जो गुड्स या फिर सर्विसेज है वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पर रिम्बर्स किया जाएगा उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो भी उन्होंने किया है प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो क्या है, उसकी फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट में कभी भी आपका किसी तरह का कोई टैक्स शामिल नहीं होता है, किसी तरह की कोई सब्सिडी शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस अगर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है, या फिर फैक्टर कॉस्ट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जो आपका मार्केट प्राइस है, ठीक है, वहां से आप क्या करोगे यहाँ पर, सॉरी, अगर आपको मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको माइनस कर दोगे, सॉरी प्लस कर दोगे। ठीक है, और जो आपकी सब्सिडीज जो दी जाती हैं उनको आप यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूले को और थोड़ा छोटा कर सकते हो, क्या निकल कर आएगा, ये फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ से आया है, ये आया है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस से माइनस कर दिया अगर आपने सब्सिडीज, तो वहां से निकल कर आया ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो जिस प्राइस पर आपकी कोई कमोडिटी बनकर तैयार हुई है वो क्या है, उसकी फैक्टर कॉस्ट है, एंड जिस प्राइस पर अवेलेबल है वो आपका क्या हुआ, मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करें अगर हम, तो जैसे मान लीजिए कि आपका एक शूज का पेयर है जिसकी कॉस्ट आ रही है आपकी 500 रुपीज़। ठीक है, ये क्या है, इसका फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कितना है ये, 500 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 10% टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, टैक्स लगाया गया यहाँ पर, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स लिख देते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया एट द रेट 10%। ठीक, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका ₹50। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस जिस प्राइस पर अभी ये अवेलेबल है आपके खरीदने के लिए वो कितना हो गया, वो हो गया यहाँ पर आपका 550। ठीक है, 550 हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर सब्सिडी दे दी। ठीक है, गवर्नमेंट ने कितनी दी सब्सिडी, यहाँ पर वो दी है ₹10। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मार्केट प्राइस है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ₹550 माइनस ₹10, और ये क्या हो गया आपका ₹540। ठीक है, तो अब आपका एक सवाल आएगा कि सब्सिडी किसे कहते हैं, सब्सिडी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सब्सिडी का अगर हम बात करें तो सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, क्या है ये, फाइनेंशियल असिस्टेंस given by the government, given by the government to producers। ठीक है, कभी भी जब कभी भी आपका कोई भी किसी तरह का कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है ताकि जो गुड्स है वो आपके अफोर्डेबल हो सके, उस गुड्स को हर कोई खरीद सके, तो वो क्या कहलाती है, आपकी सब्सिडी कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एलपीजी सब्सिडी। ठीक है,
एलपीजी सब्सिडी। तो ये एलपीजी सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों देती है, ठीक है, क्यों देती है ये? टू मेक एलपीजी सिलेंडर्स अफोर्डेबल टू कंज्यूमर्स, ठीक है, क्यों दे रही है? ताकि भाई जो आपका एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो आपका हर कोई आराम से खरीद सके, जिसकी आपकी हैसियत नहीं है एलपीजी खरीदने की, वो भी अब एलपीजी सिलेंडर्स का यहाँ पर यूज कर सके। उससे क्या बोलेंगे हम लोग? सब्सिडी कह देंगे, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि जो सब्सिडी होता है, सब्सिडी क्या होता है? इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। अब ये ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट वो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है या फिर वो आपका इनकम ट्रांसफर है जहां पर किसी भी तरह का कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये सीधे तौर पर आपको यहाँ पर ट्रांसफर की जा रही है इनकम, जो कि आपके लिए अफोर्डेबल बनाती है वो एलपीजी सिलेंडर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? आपका ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट आपका वो पैसा होता है जो ट्रांसफर किया गया हाउस होल्ड के लिए या फिर किसी प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हाउस होल्ड ने किसी तरह का कोई भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं किया है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में। जब हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की, सैलरी किसी को दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं या फिर रेंट दिया जाता है, तो यहाँ पर वो कुछ भी जो दिया जा रहा है वो बायलैटरल इनकम है, ठीक है। कैसे? कि आपने यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज दी, आपने काम किया किसी फैक्ट्री में और बदले में आपको पैसा मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जब बात करते हैं ट्रांसफर पेमेंट की, तो यहाँ पर आपने कोई काम नहीं किया है, ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है? पैसा दे रही है, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और जो फैक्टर आपका ये जो फैक्टर कॉस्ट होता है, ये आपका, या हम बात करें फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम क्या है? कि वहां पर पैसा जो दिया गया है उसके बदले में आपसे काम भी लिया गया होगा, ठीक है। आपने जो हेल्प की है प्रोडक्शन करने में, उसके बदले जो आपको इनकम दी गई है वो क्या है? आपकी फैक्टर इनकम है, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट जो होता है वो कभी भी आपका शामिल नहीं किया जाता है डोमेस्टिक इनकम में, ना ही आपका नेशनल इनकम में। ये बात भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये क्या है? देखो यहां पर बात की है, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया नेट, ठीक है। अब ये नेट का मतलब क्या होता है ना? देखो यहां पर मार्केट प्राइस लिखा गया, तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? ये मतलब है इसका मार्केट वैल्यू का, ठीक है। किसका वैल्यू है? ये मार्केट वैल्यू है। मतलब इसका क्या निकल कर आता है? मार्केट वैल्यू में कभी भी आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। मार्केट प्राइस में हमेशा जो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको शामिल किया जाता है। ये बात अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। जब यहां से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो यहां से क्या निकल कर आएगा? आपका फैक्टर कॉस्ट। और यहां पर एक वर्ड यूज किया गया नेट। नेट का मतलब क्या होता है? कि जब कभी भी हम ग्रॉस से, ठीक है, जब कभी भी हम ग्रॉस से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब इसका होता है आपका हिंदी में हिरास, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? हिरास मतलब होता है। अब ये हिरास या फिर डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन आपका कैपिटल लॉस होता है एक तरह का, ठीक है। जैसे आपने कोई मशीनरी यूज की अपने यहाँ पर, और अगले साल जब उसको बेचोगे या फिर इसका वैल्यूएशन निकालोगे, तो वो वैल्यूएशन हमेशा आपका जो उसकी इनिशियल कॉस्ट थी उससे हमेशा कम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मशीन खरीदी, जैसे आप कपड़ा सिल रहे थे अपनी फैक्ट्री में या फिर वर्कर से सिलवा रहे थे, तो आपने वो मशीन खरीदी मान लीजिए 10,000 रुपीज़ की। अब अगले साल जब उसको बेचा या फिर आपने उसका वैल्यूएशन निकाला, तो क्या होगा? वो भाई हमेशा कम की ही आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें वेयर एंड टियर लॉस हुआ है, ठीक है। उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो आपका पुरानी हो गई है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि समय के साथ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका ऑब्सलीट हो जाती हैं, ठीक है, पुरानी हो जाती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये जो आपके टाइम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू में कमी आ रही है, ठीक है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, तो वो क्या है? आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। तो इस डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं ग्रॉस में से, तो वो क्या निकल कर आता है हमारे लिए? ये आपको हमेशा क्या मिलेगा? नेट मिलेगा, ठीक है, नेट वैल्यू एडेड। आ रही बात समझ? तो जितना भी हमारा प्रोडक्शन होता है एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज का, वो आपका
कभी भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है इकोनॉमी में उसको नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्शन किया कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी पुरानी चीजें हैं वो क्या हो रही होंगी, वो हमारी यहाँ पर बाहर जा रही होंगी। ठीक है, जैसे हमारी फैक्ट्री थी, वहां पर हम पहले एक ट्रक यूज करते थे माल ले जाने के लिए, लाने के लिए। अभी क्या हुआ, ठीक है, इकोनॉमी में एक ट्रक और बना, टाटा ने एक ट्रक और बनाया, लेकिन हमारा जो ट्रक पुराना हो गया, हमने क्या किया, उसको बेच दिया। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर खत्म कर दिया। ठीक है, तो जो आपका ट्रक बना है एक नया, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, एक रिप्लेसमेंट हो गया पुरानी चीज का। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा फाइनल एडिशन नहीं हुआ है हमारी टोटल आउटपुट में। क्यों? क्योंकि हमने जो एक ट्रक बनाया है वो रिप्लेस कर रहा है पुराने ट्रक के लिए, तो ये आपका फाइनल एडिशन नहीं माना जाएगा आपके इकोनॉमी में, या फिर स्टॉक ऑफ कैपिटल में आपका ये एडिशन नहीं है। ठीक है, तो ये जब एडिशन नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उस डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक है, और वो समझ, जैसे हमने 10 ट्रक यहाँ पर प्रोड्यूस किए अपनी कंपनी में, टाटा मोटर्स ने मान लीजिए प्रोड्यूस किए, लेकिन क्या हुआ कि 10 में से हमारे 2 ट्रक यूज किए जा रहे हैं एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स। तो नेट एडिशन टू द कैपिटल कितना होगा, वो होगा ओनली 8 ट्रक्स, या फिर द मनी वैल्यू ऑफ 8 ट्रक्स इज द नेट एडिशन टू द कैपिटल और टू द स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द यूज ऑफ डेप्रिसिएशन इन आर इकोनॉमी। ठीक है, ताकि हमें एग्जैक्ट फिगर पता चल सके कि हमारी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन हुआ कितना है। चलिए, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की, तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जब मार्केट प्राइस की बात की जा रही है तो आपको याद रखना है यहां पर किसकी बात की जाएगी, मार्केट वैल्यू की। ठीक है, जब मार्केट प्राइस की बात की जाए तो आप क्या बोलोगे, मार्केट वैल्यू। और जब कभी भी यहां पर फैक्टर कॉस्ट की बात की जाए तो वो क्या होगा, आपका मनी वैल्यू। याद रखेगा इतनी बात। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा जो भी आपकी डेफिनेशन आएगी उसमें आपको यहां पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही यूज करना है। ये वर्ड आपका जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो वर्ड है आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों? क्योंकि हम कभी भी नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स के प्रोडक्शन का यहां पर वैल्यू शामिल नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, याद रखिएगा। ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री है उसके अंदर। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर जो हमने प्रोड्यूस किया है वही क्या है आपका यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू। अब देखो उसके फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है। तो देखो ये आपका एनडीपी एमपी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा यहाँ पर जीडीपी एमपी है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका जीडीपी एमपी है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहां से आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारे क्या निकल कर आया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है उसके अंदर टोटल हमारा क्या हुआ, 10 ट्रक्स का प्रोडक्शन किया गया। ठीक है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो हमने यहाँ पर रख दी। मान लीजिए उनकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 1 करोड़ रुपए थी मान लीजिए। अभी क्या हुआ कि हमने यहाँ से 2 ट्रक रिप्लेस कर दिए। ठीक है, पुराने ट्रक जो थे उनके रिप्लेसमेंट में यूज कर लिया गया वो 2 ट्रक को। तो यहाँ पर नेट एडिशन कितना हुआ आपके स्टॉक में इकोनॉमी के, तो वो है केवल आपका 8 ट्रक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने 2 रिप्लेस किए हैं, याद रखेंगे बात। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम इसलिए माइनस करते हैं ताकि हम एग्जैक्ट आपका नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी एड हम लोग फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एनडीपी एट मार्केट प्राइस। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगली बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है वो आपका फैक्टर कॉस्ट। क्या है ये, फैक्टर कॉस्ट। वहां क्या था आपका, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या है, नेट मनी मार्केट वैल्यू। ठीक है, सॉरी, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। हम हर बार क्या यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, मतलब हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक बाउंड्री है उसके अंदर जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का,
चाहे वो हमारे रेजिडेंट्स कर रहे हो चाहे वो हमारे नॉन रेजिडेंट्स कर रहे हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन हमारे रेजिडेंट्स ने किया है या फिर हमारे नॉन रेजिडेंट लोगों ने किया है। हमारे लिए मायने क्या रखता है कि जो प्रोडक्शन है वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर ही हुआ हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पर बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमारे लिए, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, और मैंने आपको बताया था अभी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी, ये हमारी निकलेगी जब आप जीडीपी एमपी, जो आपका जीडीपी एमपी है वहां से क्या करोगे आप, ठीक है, वहां से आप लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्या निकल कर आएगा, फैक्टर कॉस्ट। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर जीडीपी सॉरी एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्या निकल गया ये, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी यहां से हम निकाल सकते हैं आपका, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा ये, तो जो हमारा यहाँ पर एनडीपी एट मार्केट प्राइस था, ठीक है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस था, हमें यहाँ से मार्केट प्राइस से किधर जाना है, ठीक है, हमें मार्केट प्राइस से यहाँ पर जाना है फैक्टर कॉस्ट पर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अभी क्या किया है कि इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखा गया है, इन दोनों फॉर्मूलों को आपका एक साथ ही लिखा गया है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, एनडीपीएफसी है, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, जीडीपी एमपी, यहां से हमने क्या माइनस किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर एफसी, क्या मिल जाएगा यहाँ पर एफसी। और हमें अब जो ग्रॉस है, ठीक है, जो ये आपका वर्ड ग्रॉस है, इस ग्रॉस से हमें जाना है किधर, नेट की तरफ, किसकी तरफ जाना है, नेट की तरफ। तो हमें जब नेट की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अरे बात समझ, तो इस तरह से आपको चीजें यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो जब कभी भी हमको जाना हो किधर, नेट की तरफ, ठीक है, हमें जाना हो किसकी तरफ, नेट की तरफ, तो नेट की तरफ हमें जाना है, और कहां से जाना है, ग्रॉस से जाना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर सॉरी, ठीक है, हमें इधर जाना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे बताइए, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है। ग्रॉस से हमें जाना नेट की तरफ, तो हम क्या करेंगे, डेप को यहाँ से माइनस कर देंगे। तो बस यही सिंपल सी चीज़ यहाँ पर की गई है कि डेप्रिसिएशन को माइनस किया गया किधर से, ग्रॉस से, तो हम कहाँ पहुँच गए, नेट पर। अभी हमें मार्केट प्राइस से जाना है किधर, फैक्टर कॉस्ट पर। तो वही चीज़ हम करेंगे कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पर आना है, कहाँ से आना है, मार्केट प्राइस से, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर भाई सीधी सी बात है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे, ठीक है। वो क्या है आपका, आप यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने फाइंड आउट किया उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, या फिर सीधे सीधे बोल देते हैं इसको डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि वट एवर इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, वो क्या होता है आपका डोमेस्टिक इनकम होता है। या फिर आप इसको ऐसे लग सकते हो कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो आपकी मनी वैल्यू है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो मनी वैल्यू है, वही क्या है आपका, वही आपका डोमेस्टिक इनकम है। और सिंपल अगर वर्ड में समझे तो आप कह सकते हो कि जितनी भी इनकम आपकी अर्न होती है
या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं आपकी कंट्री के इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर, ठीक है, चाहे वो आपके रेजिडेंट्स के द्वारा बनाए गए हो या फिर नॉन रेजिडेंट ने उनको बनाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस आपको याद रखना है वो क्या है कि आपके कंट्री की जो इकोनॉमिक टेरिटरी है या फिर जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो कुछ भी प्रोडक्शन हुआ है वो क्या है, आपका डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। अगर हम वहां से क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और जो ग्रॉस वैल्यू है वहां से डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर देंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। तो आप क्या बोलोगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज द डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ अ नेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सीयूईटी में ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इवन आपका जो बोर्ड एग्जाम होते हैं 12th बोर्ड के, वहां पर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और समझिएगा, तो देखो यहां पर बात की गई है ग्रॉस की, किसकी बात की गई है, ग्रॉस की, ठीक है। लेकिन यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है वो आपका यहां पर क्या यूज किया है, नेशनल। अभी तक जितना हम लोग यूज कर रहे थे वो सब क्या था, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक। लेकिन यहां पर आपने देखा कि वर्ड जो वो चेंज हो गया, किसमें, नेशनल में। ग्रॉस तो हम लोग पहले ही निकाल रहे थे, मतलब जो कोई भी वैल्यू आपने यहाँ पर या फिर मनी वैल्यू निकाली है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें से आपने अभी जो आपका डेप्रिसिएशन है वो माइनस नहीं किया है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर हो गया फाइनल प्रोडक्ट, इसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू शामिल नहीं होगी, ठीक है। मार्केट प्राइस का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो भी आपका यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है उसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस को और सब्सिडीज को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए अब ये नेशनल पे कैसे जाते हैं उसको समझिएगा आप लोग कि भाई समझना, देखो हमारे कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी क्या होता है कि यहां पर हम लोग बहुत सारा पैसा जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट हैं वो बाहर जाके कमाते हैं, ठीक है, और वो अपनी इनकम को इंडिया में भेजते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वो इनकम हमारी हो गई, मतलब हमारे यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उन्होंने जो इनकम अर्न की है दूसरे कंट्रीज में वो इंडिया में भेजी, ठीक है, तो हमारी इनकम हो गई है, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारे पास इनकम आया है फैक्टर इनकम, ठीक है, वो हमने क्या किया, ऐड कर दिया। और जो इनकम हमारी चली गई हम यहां से वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, नेशनल की वैल्यू आएगी। क्या आएगी वो, नेशनल की वैल्यू आएगी, ठीक है। डोमेस्टिक से हम लोग किधर चले जाएंगे, नेशनल में चले जाएंगे। या फिर आप इसको और अच्छे तरीके से इस तरह से लिख सकते हो कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि भाई जो पैसा हमारा यहाँ पर आया है, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। यहां पर देखेगा वर्ड, आप देखेगा ध्यान से, यहां पर किसका यूज किया गया है, टू का यूज किया गया है, ठीक है, किसका यूज किया गया, टू का। और यहां पर किसका है, ठीक है, यहां पर छूट गया है फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड का यूज किया गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको नेशनल, क्या लिखेंगे भाई, यहां पर नेशनल लिखेंगे।
ठीक है। तो जो कुछ भी प्रोडक्शन हमारे यहाँ बाउंड्री के अंदर होता है उससे बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसके लिए? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अब हमारे यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेन सिटीजन्स हैं, हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना, 1 साल से कम के लिए काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना इनकम जो भी अर्न करते हैं वो अपने कंट्री में लेके जाते हैं, नेटिव कंट्री में। तो हमें क्या करना होगा, हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वहां से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वो पैसा, ठीक है, क्योंकि वो बाहर चला गया। ऐसे ही बहुत सारे हमारे ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि है हमारे कंट्री के बट एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो अपनी इनकम को इंडिया में रेमिट करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। तो वो इनकम हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब कभी भी बात आती है नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम का मतलब ये है कि आपका जो भी पैसा कमाया गया है फ्रॉम द रेजिडेंट्स, मैं ध्यान से सुनेगा, मैं ध्यान से बता रहा हूं, जो भी इनकम आपकी अर्न की गई है बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन इज नोन एज नेशनल इनकम। फिर से दोहरा रहा हूं, सुनिएगा, कि जो भी इनकम आपकी अर्न की जाती है बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन इज नोन एज नेशनल इनकम। एंड जो भी इनकम आपकी अर्न की जाती है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम, irrespective of the fact that is it is earned by the residents और नॉन रेजिडेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रेजिडेंट्स ने कमाई है या फिर नॉन रेजिडेंट ने कमाई है। फर्क बस इस बात का पड़ेगा कि वो आपका जो इनकम है वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न होनी चाहिए या प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। नेशनल इनकम में बिल्कुल उलट हो जाता है कि यहां पर आपका इनकम चाहे कहीं से भी हो बट वो इनकम आपके रेजिडेंट्स की होनी चाहिए, ठीक है। आपके कंट्री के अंदर हो तो भी अच्छी बात है, बाहर से इनकम आई हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। चलो, तो जब कभी हम बात करते हैं जीएनपी की तो यहां से समझना है आपको कि इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। यहां पर जो आपका वर्ड यूज किया गया है वो है आपका नॉर्मल रेजिडेंट। रेजिडेंट इज नॉट इक्वल टू सिटीजन, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। रेजिडेंट यहां पर सिटीजन के बराबर नहीं रखना है आपको कभी भी, ठीक है। रेजिडेंट अलग मतलब होता है और सिटीजन आपका एक अलग मतलब होता है, ठीक है। सिटीजन वो कोई भी पर्सन होता है जिसका इंडिया के अंदर बर्थ हुआ हो या फिर उसने अप्लाई किया सिटीजनशिप के लिए और इंडिया के लॉज ने उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, देन वो क्या होगा, पर्सन हमारा सिटीजन बन जाएगा। हमारी बात समझ, लेकिन वो रेजिडेंट नहीं होगा। रेजिडेंट का मतलब ये है कि वो कोई पर्सन जो किसी कंट्री में रहता हो, ठीक है। रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, वो पर्सन जो किसी कंट्री में रहता हो, किसी कंट्री में रहता हो, ठीक है। उसी कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो, ठीक है। ठीक है, और सिटीजन क्या होता है, सिटीजन कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसका उस कंट्री में बर्थ हुआ एंड बाय डिफॉल्ट वो उसका सिटीजन बन गया, ठीक है। बात समझ में आएगी आपको, ठीक। जैसे प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा जो है वो हमारे यहाँ की क्या थे, सिटीजन है, ठीक है।
ठीक है, सिटीजन थी, कौन थी? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। अब ये प्रियंका चोपड़ा क्या हुई? रिलोकेट हो गई, ठीक है, ठीक, रिलोकेट टू यूएस, वो यूएस चली गई, तो यही क्या बन गई? तो ये बन गई फिर आपका यहाँ पर नॉन रेजिडेंट, ठीक है, क्या बन गई है आपका? नॉन रेजिडेंट, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा क्या थी? सिटीजन भी थी और उसके साथ साथ आपका रेजिडेंट भी थी, क्योंकि ये इसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब ये मूवीज में कहाँ काम करती थी? इंडिया में काम करती थी, और उसके साथ साथ इसका जन्म भी, यानी कि जो इसका बर्थ है वो भी इंडिया में हुआ था, तो ये बाय डिफॉल्ट सिटीजन भी थी इंडिया की और रेजिडेंट भी थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये यहां से चली गई कहां पर? यूएस में, ठीक है, तो ये इंडिया के लिए क्या बन गई? नॉन रेजिडेंट। लेकिन अभी भी ये क्या है? ये आपका सिटीजन है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पर्सन इंडिया के लिए रेजिडेंट होगा वो इंडिया के लिए सिटीजन भी होगा। हमारी बात समझ? जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग कंपनी में, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडिया में है, उसमें आपका कोई चाइना का एक एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, ठीक है, तो वो सिटीजन तो कहाँ का है? चाइना का है। लेकिन अगर उससे 1 साल से ज्यादा यहाँ पर इंडिया में काम करते हो गया है, तो वो इंडिया का क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। क्या बन गया वो? रेजिडेंट बन गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेजिडेंट और सिटीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी जो पर्सन 1 साल से ज्यादा के लिए इंडिया में रहता है, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है। मैटर नहीं करता कि वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, ठीक है। तो जितने भी जो सिटीजन होते हैं वो इंडिया का पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? वो इंडिया के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर इंडियन पासपोर्ट, ठीक है। लेकिन बाकी लोग जो है रेजिडेंट हैं, वो यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री जितना भी प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का 1 साल के दौरान, ठीक है, चाहे वो आपके इंडिया के अंदर से हो चाहे इंडिया के बाहर से हो, वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी समझिएगा, ठीक है। हमको दिया गया है यहाँ पर जीडीपी एमपी। क्या दिया गया यहाँ पर? जीडीपी एमपी दिया गया है। और आपने क्या किया? आपने यहाँ पर जो पैसा इंडिया के अंदर आया है एज अ इनकम, उसको ऐड करना है, और जो पैसा इंडिया के अंदर से बाहर चला गया, ठीक है, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट्स की अर्निंग थी, उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो यही चीज देखो की गई है कि जो आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो आपने शामिल करना है, जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, जो चली गई नॉन रेजिडेंट इनकम थी, वो आपको माइनस करनी है। तो इसको क्या लिख दिया गया? नेट इनकम या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर आप इस तरह से लिखना चाहो, ठीक है, तो भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, प्लस कर दीजिए। तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चेंज किस में हुआ है? चेंज यहाँ पर किस में हुआ है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। चेंज हुआ है यहाँ पर, ये आपका डी जो है वो किस में बदल गया? वो बदल गया यहाँ पर एन में। किस में बदल गया? एन में। कैसे बदला है? वो बदला है आपका यहाँ पर, आपने एन एफ आई ए को ऐड कर दिया है, ठीक है, एन एफ आई ए को ऐड कर दिया है। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आगे होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो ये क्या है, ठीक है, चीज वही है, चीज वही है, बस यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपका जो वर्ड एमपी था वो क्या हो गया? एफसी में चेंज हो गया। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं कि भाई हमारे पास मार्केट वैल्यू पता हो हमारे लिए, और हम क्या करें, वहां से जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको माइनस कर दें, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर प्रोडक्शन किया था, कितना हमने यहाँ पर प्रोडक्शन किया था? टोटल 550 रुपए का, ठीक है, और हम यहाँ से माइनस क्या कर दें? यहाँ पर बताइए, माइनस क्या करें? माइनस कर दें यहाँ पर हम, यहाँ पर 50 रुपए, ठीक है, क्या कर दें? माइनस कर दें 50 रुपए, जो क्या था? जो हमारा था टैक्स, ठीक है, कितना था टैक्स? कितना था हमारे पास? 50 रुपए। तो अगर यहाँ पर हमारे लिए केवल टैक्स दिया गया है तो हम केवल टैक्स माइनस कर देंगे, और अगर हमारे लिए सब्सिडी दी गई होगी तो हम क्या करेंगे? तो सब्सिडी को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? सब्सिडी को ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आगे होगी।
तो अगर आपके पास जीएनपी एमपी दिया गया है और आपने क्या करना है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देना है, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो क्या निकल कर आएगा हमारे लिए, वो निकल कर आएगा आपका जीएनपी एफसी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, बता दे रहा हूँ आपके लिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, यहाँ पर जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसमें से आप क्या करेंगे, सब्सिडीज को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, सब्सिडीज को माइनस कर देंगे और आपके पास क्या मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएगा। चलिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहां देखो क्या है, यहां पर आपके लिए क्या मिला, नेट मिल गया। यहां क्या मिल गया, नेट। अब ये नेट कैसे आता है, नेट आपको निकालने का फॉर्मूला होता है भाई, नेट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्या मतलब होगा इसका, कि जितना भी हमारी नेशनल इनकम हुई है हमारी कंट्री में, उस नेशनल इनकम से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, मतलब वो चीजें जो कि हमने फाइनली अपने यूज में कंजम्पशन में ले ली, ठीक है, कैपिटल कंजम्पशन हो गया, ठीक है, कैपिटल लॉस जो हुआ था उसकी भरपाई के लिए हमने यहाँ पर कुछ प्रोड्यूस को फिर से रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज कर लिया, तो वो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। उसको माइनस कर देंगे किस में से, ग्रॉस वैल्यू में से। क्या निकल कर आएगा हमारे लिए, मिलकर आ जाएगा ये नेट इनकम, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है नेट मार्केट वैल्यू, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। यहां पर ग्रॉस वर्ड नहीं यूज किया गया, यहां पर किस वर्ड का यूज किया गया है, नेट का मतलब यहां पर होता है कि आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आएगा आपका, एनएनपी एमपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है वो ये है कि जब नेट को फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके लिए कभी भी फैक्टर कॉस्ट पर जाना हो तो आप क्या करोगे, मार्केट प्राइस में से जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको माइनस कर दोगे और ऐड कर दोगे क्या, सब्सिडीज। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर नेशनल इनकम किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। तो ये है देखो नेट मनी वैल्यू, क्या है ये, नेट मनी वैल्यू है, ठीक है। क्या है ये, नेट मनी वैल्यू, किसकी वैल्यू, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, किसकी वैल्यू, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। डोमेस्टिक इनकम की बात जब हम कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। ये डिफरेंस आपको समझना है नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ईयर, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अभी देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो भी हमारा यहाँ पर जीएनपी एमपी है उसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो वैल्यू किस में बदल जाएगी, नेट में बदल जाएगी। और हम जब मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू जो एमपी है वो किस में बदल जाएगी, वो बदल जाएगी आपका फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। तो यहां से आपने अच्छे से देख लिया कि हम एनएनपी एट एफसी पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो एनएनपी एट एफसी इज नोन एज द नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन। इतनी बात आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एनएनपी एट एफसी है वही क्या है, वही आपका यहाँ पर नेशनल इनकम के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया अच्छे से। अब देखो एक दोबारा से रिकैप करते हैं, समझते हैं कि हम किस तरह से फॉर्मूलों को ड्राइव करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम अगर आपको दी जाए, ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है आपका एनडीपीएफसी, ठीक है, ये तो बताया था। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी। उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो हमारा जो एन है वो किस में बदल जाएगा, ग्रॉस में बदल जाएगा। बाकी फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और अगर हम यहां से इस तरफ जाएं, ठीक है, माइनस कर दें डेप्रिसिएशन के लिए, तो फिर आप कहां पहुंचोगे, तो फिर आप कहां पहुंचोगे बताइए भाई, आप पहुंच जाओगे यहां पर, ठीक है।
कहाँ पहुंचोगे आप, यहाँ पर पहुंचोगे। तो बस आपको ये याद रखना है भाई, क्या प्लस करने पर कहाँ पहुंचते हैं, क्या माइनस करने पर कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको दिया गया है और आपको पहुंचना कहाँ है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन के लिए। इधर से इधर आना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर नेट से किधर जा रहे हैं, ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कहाँ पहुंचे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर पहुंच गए। अगर यहां से हमने फिर माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन जीडीपी एट एमपी से, तो हम कहाँ पहुंच गए, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस किया डेप्रिसिएशन को। अगर यहाँ पर हम ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, है ना। अब इस एनडीपी एट मार्केट प्राइस से अगर हम माइनस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मार्केट प्राइस किसमें चेंज हो जाएगा, मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट में। किसमें हुआ, फैक्टर कॉस्ट में चेंज हो गया। अब वही दूसरी बात, ठीक है, माइनस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे नेशनल पर, ठीक है। क्योंकि डोमेस्टिक में जब हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हम कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पर नेशनल इनकम पे पहुंच जाते हैं। कोई दिक्कत शायद मेरे हिसाब से अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हमको नेशनल इनकम एट एफसी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, ठीक है। कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एमपी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। जीएनपी एट एमपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एनएनपी एट एमपी पर पहुंच जाएंगे। माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, डोमेस्टिक पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से अब शायद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। एनडीपी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं, नेशनल इनकम पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट मिस्टेक है, ये आप प्लस कर लीजिएगा यहाँ पर। आई होप आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड्स। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको फर्दर वैल्यू एडिशन करके हम फाइनल कंजम्पशन में यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, आपके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं निकले हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। एंड द गुड्स विच आर रेडी फॉर द कंजम्पशन बाय द एंड कंज्यूमर, उससे क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब वो आपका प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वो आपका यहाँ पर नॉर्मल कंज्यूमर भी हो सकता है या रिटेल कंज्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वो बनाई गई है और उस बिल्डिंग में क्या किया, एक प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दी गई, तो वो तो फाइनल गुड्स ही हो गई, है ना, उस प्रोड्यूसर के लिए। उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स में नहीं शामिल करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो आपका चीनी को यूज़ किया गया जिससे कि हम लोग स्वीट्स को यहाँ पर बना सकें, तो वो चीनी क्या है, वो आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। तो यह क्या है, ए ऑप्शन, अ न्यू कार सोल्ड टू अ कंज्यूमर, अ न्यू कार सोल्ड टू अ कंज्यूमर, स्टील यूज्ड बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर टू मेक कार फ्रेम्स, अ लैपटॉप कंप्यूटर, अ हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो देखो ये हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, मतलब फाइनल गुड्स हो गया। लैपटॉप कंप्यूटर ये भी हम लोग घर पे यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका एक हाउस होल्ड कंज्यूमर हो, चाहे जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो हम भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमारी कंपनी यूज कर रही है, तो वो क्या हो गया, वो भी आपका फाइनल गुड्स ही होगा उस समय, ठीक है। अ न्यू कार सोल्ड टू अ कंज्यूमर, ये भी क्या होगा, फाइनल गुड्स हो गया। तो जो स्टील यूज की गई है, ठीक है, जो यहाँ पर स्टील यूज की गई प्रोडक्शन पर्पस के लिए, वो क्या है, वो यहाँ पर हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्यों, क्योंकि जो स्टील है वही आपका आगे जाके क्या बन जाएगी, कार बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। आगे बात करते हैं,
व्हाट डज द इनकम अप्रोच टू कैलकुलेटिंग जीडीपी फोकस ऑन। ठीक है, तो इनकम को फाइंड आउट करने के लिए या फिर हम बात करें जीडीपी या नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास तीन मेथड होते हैं। ठीक है, तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट वन होता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड होता है जहां पर हर स्टेज में कितना वैल्यू एडिशन किया गया किसी प्रोडक्ट में उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। दूसरा होता है आपका इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड। एंड द थर्ड वन इज वो होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो तीन मेथड होते हैं आपके नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो, टोटल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, इसको मैं थर्ड नाम से नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये थर्ड हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर हो गया इनकम मेथड से नेशनल को फाइंड आउट करने का मेथड। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये क्या हो गया, ये आपका वैल्यू एडेड मेथड हो गया। एंड द डी वन इज द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर हो गया थर्ड। यानी कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, व्हाट डज द इनकम अप्रोच टू कैलकुलेटिंग जीडीपी फोकस ऑन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इनकम अप्रोच होती है जीडीपी को फाइंड आउट करने की, वो यहाँ पर जितनी भी इनकम होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, समेशन करते हैं, देन हम जीडीपी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, टोटल। ठीक है, तो जो टोटल वर्ड है उसको हम लोग यहाँ पर किससे डिनोट कर देंगे, ग्रॉस से। ठीक है, द ग्रॉस मार्केट वैल्यू of all the final goods and services produced by country's residents in a given period is known as। ठीक है, the total market value of all the final goods and services produced by a country's residents is given in a given period is known as। ठीक है, तो यहां पर देखो किसकी बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है रेजिडेंट्स की। किसकी बात की जा रही है, रेजिडेंट्स की, ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की जा रही है। तो वो क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टोटल की बात की जा रही है तो नेट तो हमारा कैंसिल हो गया, नेट तो किसी तरह से हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर टोटल की बात की जा रही है। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि नेट यहाँ पर वर्ड यूज किया गया। अब देखो यहाँ पर बात, ये जीडीपी होगा या जीएनपी होगा, ये भी आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपका होता डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी होता तो उस समय हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, कंट्रीज रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। जब रेजिडेंट्स की बात हो तो हो जाती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी दी होती तो यहाँ पर क्या होता, आपका ये जीडीपी हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस उल्टा करके पूछ लिया है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर है। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, ये होता है हमारा जीडीपी। क्या होता है, ये जीडीपी होता है। अगला देखिए, द टोटल इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस ऑफ अ कंट्री, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय कंट्री सिटीजन्स। ठीक है, द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन अ कंट्री। तो यहां पर हमारा जो सही ऑप्शन बनता है वो है ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो टोटल इनकम अर्न होती है बाय द रेजिडेंट्स। ठीक है, रेजिडेंट जितने इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, ऑफ अ कंट्री, वो क्या जाती है, वो जाता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, बताइए। ठीक है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है,
तो जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पर, जीडीपी की बात हो रही है, तो जीडीपी में हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा हमने बाहर बेच दिया, ठीक है, तो वहाँ से हमें पैसा तो आया ही होगा, है ना। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो करती है वो भी हम ऐड करते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग जो होती है वो हम भी ऐड करते हैं, लेकिन हम इम्पोर्ट को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमारा आयात होता है उसको हम लोग जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, जीएनपी में ऐड करते हैं। आगे देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, adding indirect taxes to gross national product, subtracting government spending from the GDP, adding net export to the gross domestic product, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पर जो सही बात जो लग रही है या जो है वो ये है कि हमारे लिए फाइंड आउट करना है क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब कभी भी हम नेट की बात करते हैं तो नेट का मतलब हो जाता है कि ग्रॉस की जो वैल्यू है वहां से आप क्या करें, माइनस कर दें डेप्रिसिएशन, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, नेट पर पहुंच जाएंगे। तो बस सिंपल सा आपका आंसर हो गया। ये देखो एनपी है ना, ये एनपी है और ये भी एनपी है, ठीक है, ये यहां पर भी एनपी है और यहां पर भी एनपी है, लेकिन जो जी है वहां से हम कहां जाना चाहते हैं, एन पर जाना चाहते हैं। और यहाँ पर ये बात भी कही जा रही है कि डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, ठीक है। तो भाई देख लो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे देन वी विल अराइव एट नेट नेशनल प्रोडक्ट। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following represents the total income earned by a country's residents and businesses regardless of where they are located, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका एग्रीगेट है जो कि इनकम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम अर्न बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस, ठीक है, जो कंट्री के रेजिडेंट्स हैं और बिजनेसेस हैं वो कहाँ लोकेटेड है उससे कोई मतलब नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो हम ये भूल जाते हैं कि जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कहाँ पर हैं, ठीक है, वो कहाँ पर है, सिर्फ क्या देखते हैं वो रेजिडेंट हमारे इंडिया के हैं या नहीं है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर दिया गया होता which of the following represents the total income earned within the domestic territory of a nation, तो यहाँ पर आपका जीडीपी सही आंसर हो जाता, ठीक है, जीडीपी सही आंसर होता अगर यहाँ पर पूछा जाता डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पूछा जाता तो जीडीपी आपका आंसर सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल इनकम अर्न विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स। अब देखिए, अब देखो मजा आएगा, ठीक है, क्या बात कही जा रही है, अर्न विद इन द कंट्रीज बॉर्डर्स, ठीक है, कंट्री के बॉर्डर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्लूडिंग फॉरेन रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस, मतलब हमारे कंट्री में चाहे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हो या फिर हमारे फॉरेन रेजिडेंट्स हो, ठीक है, लेकिन वो काम कहाँ कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं इंडिया के बॉर्डर के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में आपका सुजुकी भी काम कर रही है, ठीक है, या फिर और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे हमारे यहाँ पर मारुति कंपनी है, ठीक है, वो भी कारें बना रही है, और उसके साथ साथ हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नाम है किया मोटर्स, ठीक है, वो भी प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। तो ये मारुति जो है वो इंडिया की है, किया साउथ कोरिया की है, लेकिन ये हमारे इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये काम कहाँ कर रहे हैं, इंडिया के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ की है, ये आपका भारत की है, ठीक है, ये कहाँ की कंपनी है, भारत, दैट इज इंडिया, और ये कहाँ की है, ये आपके साउथ कोरिया की है, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं, इंडिया में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको कॉन्सेप्ट, जीडीपी का कॉन्सेप्ट, जीएनपी का कॉन्सेप्ट अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ट्रांसफर होगा, यहाँ पर प्राइवेट सेविंग्स होगा, या फिर एक्सपोर्ट होगा। आपको बताना है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ जीडीपी यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम होती है, वो हम शामिल नहीं करते जीडीपी में, मैंने पहले भी बताया था आपके लिए। जैसे आपका ओल्ड एज पेंशन हो गई, आपके अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन हो गई, सब्सिडी हो गई, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांसफर्स कहलाते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। इनको शामिल नहीं करते, इंपोर्ट को शामिल नहीं करते, प्राइवेट सेविंग को शामिल नहीं करते। हम यहाँ पर किसको शामिल करते हैं, एक्सपोर्ट को शामिल करते हैं, ठीक है। किसको शामिल करते हैं यहाँ पर, एक्सपोर्ट को शामिल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके लिए वर्ड यूज किया गया इंक्लूडेड, क्या यूज किया गया, इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ये नहीं होगा। गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डेप्रिसिएशन, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पर बात किसकी की गई है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की गई है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की गई है। तो इसको हम कैसे अराइव करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे लेकर आएंगे। तो भाई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम तभी ला सकते हैं जब यहाँ पर क्या कर दें हम लोग, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, ठीक है। तो ग्रॉस, ठीक है, बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, by deducting depreciation from gross product, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम वहां पर पहुंच जाएंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री सिटीजन्स एंड बिजनेसेस रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कंट्री सिटीजन्स एंड बिजनेसेस रिगार्डलेस ऑफ देयर वेयर दे आर लोकेटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एरर है। सिटीजन्स को आप लोग यहाँ पर रेजिडेंट्स मान लीजिएगा, ठीक है, सिटीजन्स को आप यहाँ पर क्या मान लेंगे, रेजिडेंट्स मान लेंगे, ठीक है। तो क्या है आपका यहाँ पर एग्रीगेट जो रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की गई हैं बाय कंट्रीज रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड, कहाँ पर वो लोकेटेड है इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, तो अब तक हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने देखिए यहाँ पर सीख लिया हमने यहाँ पर सीख लिया आज एग्रीगेट्स, क्या सीखे हमने यहाँ पर, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम हमने यहाँ पर अच्छे से देख लिए, ठीक है। हमने यहाँ पर समझ लिया जीडीपी क्या होता है, हमने यहाँ पर समझ लिया जीएनपी क्या होता है, हमने यहाँ पर समझा एनडीपी क्या होता है, ठीक है। फिर एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है। हमने फिर सीखा यहाँ पर जीएनपी एमपी क्या होता है, ठीक है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा था मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये भी हमने अच्छे से सीख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो जिस प्राइस पर कोई भी कमोडिटी अवेलेबल है आपका मार्केट में खरीदने के लिए वो क्या उसका मार्केट प्राइस है, एंड इट इंक्लूड्स ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑल्सो द सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर कॉस्ट इट इज द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता, कोई सब्सिडी शामिल नहीं होती है। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपका दी गई है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, तो क्या उसका फैक्टर कॉस्ट है किसी भी गुड्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने अच्छे से समझ ली। अब आपका होमवर्क ये है कि भाई आप लोग जाएं, ठीक है, और जो आपकी एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है,
आपको यहाँ पर जो भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो करने हैं, ठीक है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल कैसा है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एग्जाम का लेवल क्या है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर सीख लिया कि भाई बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझ लिया। टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं आपके, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की, तो वो क्या आपका डोमेस्टिक इनकम है। एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो क्या है आपका, वो आपका नेशनल इनकम है, ठीक है। और उससे जुड़े हुए हमने यहाँ पर एमसीक्यूज भी कवर कर लिए। तो इस तरह से हमारा जो नेशनल इनकम चैप्टर है वो हो जाता है आज के डेट में खत्म। चलिए, ठीक है। तो फटाफट अपनी जो भी कॉपीज हैं उनको अच्छे से बनाइए, उसमें नोट करिए सारी चीज़ें, नोट्स बनाइए ताकि आप बार बार उसका रिवीजन कर सकें, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका एग्ज़ाम सीयूईटी का आपको सिलेक्शन दिलाएगा आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में। तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास टाइम में भी बहुत है। क्योंकि एंड में होता क्या है कि हम लोग जब फरवरी मार्च में जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आज आपके पास टाइम है। खूब सारे बुक्स को आप रीड करो, बार बार रीड करो, बार बार नोट्स बनाओ, रिविजन करो, प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स की, ताकि आप अच्छे से सारे काम कर पाओ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, ठीक है, मजे कीजिए, बस पढ़ते रहिए।